अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर 2 हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पूरे चैप्टर को गो थ्रू करवा दूँ, ओवरव्यू दे दूँ। ये जो लेक्चर है ये आपके लिए शायद अभी यूज़फुल ना हो, ठीक है। मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा अभी आपको ये लेक्चर लेने के लिए। ये आपके लिए उस वक्त यूज़फुल होगा जब आप 2 से 3 माह बाद इसकी रिवीजन कर रहे होगे, आपके फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे समझ नहीं आ रही, करना क्या था, मतलब कुछ भी आपको फ़ील हो कि मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा, भूला हुआ है टोटली, तो आप इसको जो है ना वो रिवीजन के तौर पे सिर्फ ये वीडियो देख लोगे ना, तो सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, वो आपको याद आ जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। डन। तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, ताकि जब कभी भी आपको रिवीजन करनी हो इस वीडियो को देख लेना। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जो है ना पॉसिबल करूँगा इसको, कि पूरा चैप्टर ना आपको गो थ्रू करवा दूँ। सही है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम। आप ये वीडियो जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनके पास अब टाइम नहीं है, अगर वो एग्ज़ाम्स के पास देख रहे हैं, ये लेक्चर्स ले रहे हैं और उनके पास पूरा पूरा चैप्टर कवर करने का स्टेप बाय स्टेप टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वो ये लेक्चर ले सकते हैं जिसमें उनको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस चैप्टर में से आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो हर सूरत आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले है मेरे पास, ओके, सबसे पहले है मेरे पास पेज नंबर आई गेस 13 है ये, ठीक है, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग, ये तीन हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तीनों का कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, लेकिन इन तीनों के अंदर फ़र्क है, की डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जल्दी से बता रहा हूँ मैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हम जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज मतलब टूटता है और टूटने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। गैसेस एक्सचेंज का ये सीन होता है कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस लंग्स में आ जाती है। मतलब लंग्स जो है वो एक गैस देकर दूसरी गैस को लेता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। डन है। और लास्ट पर आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिजिकल मूवमेंट है, सांस लेना, जिसमें हम हवा को अंदर और बाहर लेकर जाते हैं। दैट्स ऑल। ये तीनों के अंदर डिफरेंस है। अब देखो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है कुछ, कि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर जो खाना टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है वो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। तो जब भी एग्जामिनर इनमें डिफरेंस पूछेगा, जैसा कि एक्सरसाइज के अंदर पूछा भी हुआ है, तो डेफिनेशन के साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि ये केमिकल प्रोसेस है और ये फिजिकल प्रोसेस है। दिस विल बी नेसेसरी, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये एक छोटा सा टेबल है जिस शो करता है कि ये तीनों प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू होगा, नहीं। ये तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। जैसे ब्रीदिंग शुरू हुआ, फिर गैसेस एक्सचेंज शुरू हुआ, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू हुआ, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हुआ, फिर गैसेस एक्सचेंज खत्म हुआ और लास्ट में ब्रीदिंग खत्म हुआ। तो ये इस तरह से लूप होल चलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो उसके दो पार्ट्स हैं, एयर पैसेज वे एंड लंग्स। एयर पैसेज वे के अंदर क्या क्या आ जाता है? नेज़ल कैविटी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेज़ल कैविटी के साथ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। उसके बाद फेरंक्स, लेरंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ठीक है। ये पूरा हमारे पास एयर पैसेज वे। और दूसरी तरफ आ जाता है लंग्स। इनको जो है ना हल्का सा देख लेते हैं। एयर पैसेज वे के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फाइन हेयर और म्यूकस, ठीक है। जो हमारी नाक के अंदर चिपचिपा सा लिक्विड फ्लूइड होता है ना, म्यूकस। और फाइन हेयर मतलब बाल, ठीक है। ये जेंडर बेस्ड नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों के नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? दरअसल जो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर बाल होते हैं ना, वो हवा को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। और उस हवा के अंदर कोई अगर बड़े डस्ट पार्टिकल्स हों तो उनको ट्रैप कर लेते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर फिर इस तरह से नहीं जाते हैं, ठीक है। और म्यूकस का काम क्या होता है? ये हमारे नेज़ल कैविटी की दीवारों के साथ लगा हुआ होता है। इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोके, ठीक है। और जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको हमारे बाल रोक नहीं सकते, उनको भी रोके और बैक्टीरिया को भी रोके। और म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। आपने कभी नोट किया कि जब हम सांस लेते हैं सर्दियों के अंदर, तो हमारा जो नाक है ना वो हमेशा ठंडा रहता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो जो सांस हम अंदर लेकर जाते हैं वो ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, तब अपनी नाक जो है ना यहाँ पे चेक करके रख के देखना है, सर्दियाँ गर्मियाँ जब मर्जी, जो भी हवा आप एक्सहेल करते हो ना वो गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। और उस हवा को आपके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कौन करता है? म्यूकस,
ठीक है, तो आपको पता चल गया, मैंने इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए, फंक्शन ऑफ एयर, फंक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है, नेजल कैविटी क्या होता है, नोस्ट्रिल्स क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल, और मैंने आपको जो है ना यहाँ पे क्विक सा जो है ना बता भी दिया कि याद क्या क्या करने वाला है। येलो और ब्लू से जो भी मैं हाईलाइट करता हूँ मतलब वो याद करने हैं आपने चीज़ें। डन है। उसके बाद हमारे पास है फेरंग्स, ठीक है, फेरंग्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्लॉटस, एपीग्लॉटस, ठीक है, ये हमारे जो सांस की नाली है उसको गार्ड करता है, उसको महफूज करता है ताकि खुराक का कोई ज़र्रा हमारी सांस की नाली के अंदर ना चला जाए, ठीक है। लेरंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हमारी आवाज़ बनती है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, चेक करो, ठीक है, ये जो आपको दो फाइब्रस कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं ना वाइट कलर के, इनको हम कॉर्ड्स कहते हैं, और इनकी वाइब्रेशन जिस तरह से होती है उस तरह का साउंड पैदा होता है, ठीक है। तो लिरिक्स को जो है हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, अगर लिरिक्स नहीं होगा तो हम हमारी कोई आवाज़ भी नहीं निकल सकती। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होती है और ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ट्रैकिया जो है वो आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा जो है वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदरूनी तरफ म्यूकस और सीलिया होता है, जिस तरह से फाइन एयर और म्यूकस हमारे नीजल कैविटी के अंदर होता है, इसी तरह से म्यूकस और सीलिया का भी यही काम है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया के ऊपर सी शेप कार्टिलेज होते हैं, और जो हमारे पास ब्रोंकाई है उसके ऊपर प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। आप देख रहे हो ये है सी शेप कार्टिलेज और ये है प्लेट लाइक कार्टिलेज। इन दोनों का काम क्या होता है, दरअसल ये कार्टिलेज हमारे जो ट्रैकिया होता है उसको कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो आपको लास्ट पे दो लाइनें नजर आ रही है ना हाईलाइट की हुई, ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। डन है। तीसरा है आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हम इसको जल्दी से जो है वो कवर करना चाह रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ब्रोंकाई जो है वो आगे जाके फाइन हेयर्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारे पास एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई वो रूट कॉज है जहाँ से हमारा ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब वो पंप तो ब्लड करता है लेकिन उस ब्लड को ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है, एल्वियोलाई से, ठीक है। ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। हर एक एल्वियोलस खून की नालियों के गिर्द जो है वो लिपटा हुआ होता है, और वहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एल्वियोलस से जो है वो ऑक्सीजन ली जाती है, और खून जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को दे देते हैं। डन है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, राइट द पार्ट्स नेम ऑफ एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के नाम लिखो, जो आपके पास 5 नज़र आ रहे हैं ना आपने वो लिखने हैं। नेजल कैविटी एंड नॉस्ट्रल्स, फेरंग्स, लेरंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, और लास्ट पे है ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ये 5 नेम है आपके एयर पैसेज वे के। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लंग्स। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है पैरा जो है एमसीक्यूज के लिए अहम है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि लेफ्ट लंग के पास कितने लोब्स हैं और राइट के पास कितने हैं। लेफ्ट लंग के पास सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, राइट के पास 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स हैं वो ऊपर से और साइडों से चेस्ट कैविटी की वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं, और नीचे से डायाफ्राम होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर डायाफ्राम ना हो तो आपको, अगर डायाफ्राम अच्छे से काम ना कर रहा हो तो आपके लंग्स को मूव करने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और उस जब जब आपके लंग को मूवमेंट में दुश्वारी आएगी तो आपको सांस में भी दुश्वारी आएगी, ठीक है। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, लंग्स के अंदर एल्वियोलस के गिर्द ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है, ठीक है, डायग्राम में मेंशन हो रहा है। जो ब्लू वेन्स हैं इसका मतलब है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, और जो रेड है इसका मतलब है उनके पास ऑक्सीजन है। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, खून की नालियाँ हैं, वो एल्वियोलस के गिर्द इस तरह से सराउंड हो जाती हैं और वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकाल लेती हैं। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो एक क्वेश्चन है, हाउ ब्लड सर्कुलेशन टेक प्लेस इन लंग्स। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्टिल क्वेश्चन आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दो चीज़ें हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था डेफिनेशन के अलावा इनके इवेंट्स भी आपने याद करने हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ्स, लेकिन आपके लिए जो है ना मैंने ईजी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे लिखा था, याद करना आसान है, मेमोराइज करना आसान है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इनके जो इवेंट्स हैं ना वो यहाँ पे आपको ना इस डायग्राम के अंदर, इस जो वीडियो के अंदर ना बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे, ज़रा चेक करना। देखो, अभी डायग्राम के अंदर इनहेलेशन होने लगी है, ज़रा चेक करना। आपकी जो चेस्ट कैविटी है ना वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, डायाफ्राम नीचे आ जाएगा, और ये वाले जो है ना रिब्स मसल्स, ठीक है, इनके दौरान ये जो बीच में मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चेक करना ज़रा, नज़र आया आपको, डायाफ्राम नीचे आया, लंग्स के जो कैविटी थी वो
वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया और जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब देखना सांस जो है वो बाहर निकालेगा, एक्सहेल करेगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एक्सहेल जब करेगा तो ये जो आपका रिब है, चेस्ट एरिया है, लंग्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये जो डायफ्राम है देखना ऊपर को मूव कर जाएगा। चेक दिस आउट, ये देखो, देखा आपने, डायफ्राम ऊपर चला गया और चेस्ट कैविटी जो है वो नीचे आ गई। इस वीडियो को दोबारा से देखो, पहले इनहेलेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। चेक दिस आउट अगेन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो यहाँ पे इवेंट्स मौजूद हैं, आपने ये याद करने हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी अहम है ये चीज़। रेट ऑफ ब्रीदिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास कि हमारा आम सर्कमस्टेंसेस के अंदर, नॉर्मल हालात के अंदर हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, 16 से 20 दफ़ा। और जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 30 से 40 दफ़ा हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इस पैराग्राफ के अंदर एक एमसीक्यू का आंसर भी छुपा हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना मैंने आपको जो है ना वो लेक्चर के अंदर बताया हुआ था, शॉर्टली बता देता हूँ। होता क्या है कि जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, खेल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है ना, ज़रा देखो, ये देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन की मैंने इक्वेशन लिखी है आपके सामने। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगी, जितनी ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो सोचो आप, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी। अब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो आपको उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना, मतलब कि उसको निकालने के लिए आपको एक्सहेल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब आप एक्सहेल करेंगे तो इनहेल भी ज़्यादा करोगे। इस वजह से आप जब थके हुए होते हो ना, जब आपको सांस फूल रहा होता है तो आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कंपोजिशन है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या कंपोजिशन होती है, कितने परसेंट जो है वो गैसेस अंदर जाती हैं और कितने परसेंट बाहर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिजॉर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमोनिया, एजमा एंड लंग कैंसर, ठीक है। बहुत इजी से डिजॉर्डर्स हैं और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा लाजमी। ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपकी ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो जाती हैं, सोजिश का शिकार हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर। और इसके दो टाइप्स हैं, एक्यूट और ब्रोंकाइटिस। और एक्यूट थोड़े अरसे के लिए होती है शॉर्ट टर्म, और ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे के लिए होती है। डन है। उसके अलावा एम्फीसीमा के अंदर हमारे जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं वो कमज़ोर होकर रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही होती सही से। आमतौर पे एल्वियोलाई के अंदर ना बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं, लेकिन जब ये दीवारें डैमेज हो जाती हैं तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। जस्ट चेक दिस आउट, ये छोटे छोटे सुराख के बजाय बड़े बड़े जो है ना होल बन जाते हैं एम्फीसीमा की बीमारी के दौरान। नमोनिया, नमोनिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अगर ये इन्फेक्शन एक लंग को हो तो हम नमोनिया कहते हैं, अगर दोनों लंग्स को हो जाए तो हम उसको डबल नमोनिया कहते हैं। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। लंग्स के अंदर सोजिश हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है। और एल्वियोलाई के अंदर पस भी भर जाता है, चेक करो, पस येलो कलर का, ठीक है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ये जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है। और वो रूल याद है ना, जब कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होगी तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, जब कोई वायरस की वजह से होगी तो हम उसको एंटीवायरल देंगे, और जब कोई फंजाई की वजह से होगी तो हम उसको एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। डन है। नेक्स्ट है एजमा, एजमा दमा को कहते हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग जो डिज़ॉर्डर है वो यही वाला है। डन है। इसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल जो है उनके अंदर सोजिश हो जाती है, लेकिन ये तो ब्रोंकाइटिस के अंदर भी होती है, लेकिन ब्रोंकाइटिस के अंदर वो सूजता है, इसके अंदर ब्रोंकाइटिस जो है वो श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है। देख रहे हो आखिरी वर्ड क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है नैरो, टाइट, ठीक है। और इसके जो कॉजेज़ होते हैं, इस बीमारी के दौरान जो है वो आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वेयर नहीं कर सकते, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है, आप उसके अंदर सांस लेना आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, मुहाल हो जाता है आपका सांस लेना, सही है। एजमा, इसके अंदर टी एच जो है वो साइलेंट है, और जैसे सिम्टम्स के अंदर भी पी साइलेंट होता है, सिम्टम्स। उसके बाद है हमारे पास लास्ट लंग कैंसर। येलो के अंदर कैंसर की डेफिनेशन है, ब्लू के अंदर लंग कैंसर की डेफिनेशन है। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है जब सेल्स जो है वो अंधाधुंध डिवाइड होने लग जाए ना, अनकंट्रोल हो जाए, ठीक है।
अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, उन सेल्स का कोई काम भी नहीं है, फजूल के अंदर सेल्स बन रहे हैं। और जब वो सेल्स फिर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ट्यूमर बन जाता है। उस ट्यूमर को हम जो है वो कैंसर कहते हैं। और अगर वही ट्यूमर आपके लंग के अंदर बन जाए तो हम उसको लंग कैंसर कहते हैं। चेक करो, इस तरह के जो है वो लोथड़ा सा जो है वो बन जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं सेल्स एक जगह पे। कॉजेज़ क्या हैं लंग कैंसर के? लंग कैंसर के कॉजेज़ के अंदर आपके पास रेडिएशंस हैं, कार्सिनोजेंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस है और पैसिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक, डिफरेंट और न्यू है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा सिगरेट पी रहा है सिर्फ उसी को कैंसर हो। जो उसके पास बैठा है, ऐसा बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है, उसके पास बैठने से भी आपको कैंसर के खदशात हो सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा सीवियर तरह के रिस्क हो सकते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि आप ऐसी हवा में सांस ले रहे हो जिसके अंदर सिगरेट का धुआं मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिगरेट के अंदर कुछ कार्सिनोजेंस है जिनको हमने स्टडी किया था, ठीक है? कार्सिनोजेंस के अंदर कौन कौन से कार्सिनोजेंस हैं हमारे पास? निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, बेंजीन, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड और इन सब के कॉजेज़ मैंने जो है वो स्टडी करवाए थे आपको इंडिविजुअली कि कौन सा कार्सिनोजन आपकी बॉडी पे क्या असर डालता है। आपकी जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं ना, वो लंग कैंसर के मरीज़ पाए जाते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा। और वेपिंग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, न्यू ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? इसको इस तरह से मार्केट किया गया था कि जिन लोगों को सिगरेट की आदत है वो ये ट्राई करें, इससे जो है ना आपकी सिगरेट की आदत छूट जाएगी और इसका कोई नुकसान नहीं है। हालांकि ये झूठ है, इसके अलग से मसले हैं और इसकी भी आदत हो जाती है, ठीक है? यंगस्टर्स में अभी जो है ना ये काफ़ी कॉमन हो रखा है। उसके अलावा जो है अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? आपका जो है वो दांतों के ऊपर दाग लगना शुरू हो जाता है और दांत टूटने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर टीबी की बीमारी का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, निमोनिया का रिस्क जो है वो 4 गुना से बढ़ जाता है। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर नो टबैको डे मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। और वो दिन है 31 मई का, एमसीक्यू आ सकता है ये भी, ठीक है? तो मैंने पूरे चैप्टर को जो है वो सम अप कर दिया है अकॉर्डिंग 20 मिनट्स के अंदर, ठीक है? आई होप आपके लिए जो लेक्चर है वो यूज़फुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें जिनके पास टाइम कम है लेकिन वो इन चैप्टर को और अच्छे मार्क्स को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, फर्दर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे फीडबैक लाजमी देना कि आपको जो चैप्टर है वो किस तरह का लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आपको जो है वो चीज़ें समझ आई, मैंने प्रॉपर निशान आपको लगवाए नहीं लगवाए, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो फीडबैक के अंदर मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।